सितंबर और अक्टूबर 2025 भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जो पहली नज़र में शायद अलग अलग लगें। सोचिए, एक धमकी भरा ईमेल, कुछ गिरफ्तारियां और पड़ोसी देश से आया एक विवादास्पद न्योता। लेकिन क्या हो अगर ये सब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कहानी के हिस्से हों। आज हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये घटनाएं भारत के लिए एक नई और कहीं ज्यादा जटिल सुरक्षा चुनौती की तरफ इशारा कर रही हैं। तो हम अपनी बात शुरू करेंगे खतरों के इस नए पैटर्न को समझने से। फिर देखेंगे कि कैसे सिर्फ 6 हफ्तों में ये मामला तेजी से आगे बढ़ा। इसके बाद हम भारत की 2 मोर्चों वाली चुनौती को समझेंगे, सरकार के जवाबी एक्शन पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि एक उभरते हुए देश के लिए सुरक्षा के असल मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खतरों का एक नया पैटर्न। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हाल में हुई ये घटनाएं बस एक इत्तेफाक थी या फिर ये किसी बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी? यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में पूरी कहानी छिपी है। देखिए, ये घटनाएं भले ही अलग अलग जगहों पर हुईं, लेकिन इनके पीछे का तरीका, मतलब जो मेथड है, वो एक जैसा है। इन सब में एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल हुआ, अदालतों और त्योहारों जैसे प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक टारगेट्स को चुना गया, और मकसद ज्यादा तबाही मचाने से कहीं ज्यादा समाज में डर फैलाना था। ये सारी बातें मिलकर एक आधुनिक हाइब्रिड खतरे की तस्वीर बनाती हैं। अब जरा इन घटनाओं की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ 6 हफ्तों के छोटे से वक्त में हुआ, जो दिखाता है कि खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा था। तो कहानी शुरू हुई 12 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट को मिले एक धमकी भरे ईमेल से। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला था, डर फैलाने की कोशिश। फिर मामला एकदम से गंभीर हो गया जब 24 अक्टूबर को दिल्ली और भोपाल से आईसिस से प्रेरित ऑपरेटिव्स को पकड़ा गया, जिससे एक असली आतंकी साजिश नाकाम हुई। इसके ठीक 2 दिन बाद एक बड़े जिहादी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, और इस सबके बीच 27 अक्टूबर को बांग्लादेश ने जाकिर नाइक को न्योता दिया, जो इस पूरी लड़ाई में एक बाहरी वैचारिक मोर्चा खोल देता है। ये क्रम बहुत कुछ कहता है। खतरे की शुरुआत एक डिजिटल धमकी से हुई, जो जमीन पर एक असली साजिश में बदली। फिर एक पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ, और आखिर में इसने एक वैचारिक चुनौती का रूप ले लिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा बढ़ता हुआ पैटर्न है। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझने वाली है वो ये है कि खतरा एक लेवल से दूसरे लेवल पर बहुत तेजी से बढ़ा, मनोवैज्ञानिक डर से लेकर जमीनी साजिश और फिर वैचारिक हमले तक। ये दिखाता है कि आज के खतरे कितने बहुस्तरीय और जटिल हो चुके हैं। तो चलिए अब इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं और भारत के सामने मौजूद इस 2 तरफा चुनौती को समझते हैं। इसे समझने के लिए हाइब्रिड वॉरफेयर या हाइब्रिड युद्ध को जानना जरूरी है। देखिए, ये वो लड़ाई नहीं है जो सिर्फ सीमाओं पर लड़ी जाती है। नहीं, ये लड़ाई हमारे दिमाग में, हमारी विचारधारा पर और डर के जरिए लड़ी जाती है। और इसका मकसद किसी भी देश को अंदर से कमजोर करना, उसे अस्थिर करना होता है। और भारत के लिए ये चुनौती दोहरी है, मतलब 2 मोर्चों पर एक साथ। एक तरफ है आंतरिक मोर्चा, जहां ऑनलाइन कट्टरपंथ के जरिए युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और स्लीपर सेल बनाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ है बाहरी मोर्चा, जहां पड़ोसी देशों से वैचारिक प्रोपेगेंडा और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आंतरिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल कट्टरता। कहते हैं भर्ती अब एल्गोरिदम में होती है, और ये बात बिल्कुल सच है। आज भर्ती मदरसों या कैंपों में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में हो रही है। टेलीग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अकेले और समाज से कटे हुए युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। और बाहरी मोर्चे पर बांग्लादेश में जाकिर नाइक वाली घटना एक बहुत बड़ा वैचारिक संकेत है। ये दिखाता है कि हमारी सीमाएं अब सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी बन गई हैं, और इस वैचारिक लड़ाई में पाकिस्तान की डिजिटल तरीकों से अस्थिरता फैलाने की भूमिका लगातार बनी हुई है। तो सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है। चलिए अब भारत की बहुआयामी जवाबी रणनीति पर नजर डालते हैं। भारत की रणनीति 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है, 3P। पहला P है प्रिवेंशन, यानी डिजिटल निगरानी और डेटा शेयरिंग से खतरे को पैदा होने से पहले ही रोकना। दूसरा है प्रोटेक्शन, यानी हमारे जरूरी संस्थानों को आधुनिक तकनीक से सुरक्षित करना। और तीसरा और बहुत जरूरी है परसेप्शन, यानी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करके दुनिया के सामने भारत की सही तस्वीर पेश करना। और जानते हैं इस रणनीति की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों
जैसे एनआईए, दिल्ली पुलिस और राज्यों की एटीएस के बीच बेहतरीन तालमेल। जब ये सभी एजेंसियां मिलकर काम करती हैं तो खतरे को पनपने से पहले ही रोका जा सकता है। इसके साथ ही सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और कट्टरपंथ को ट्रैक करने के लिए एआई का इस्तेमाल इस लड़ाई को और भी मजबूत बनाता है। अब चलिए इस पूरे मुद्दे को एक बड़े नजरिए से देखते हैं और ये समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा भारत के विकास की लंबी दौड़ से कैसे जुड़ी है। ये बात गांठ बांधने वाली है कि देश की सुरक्षा और तरक्की ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विकसित भारत 2047 का सपना तभी सच हो सकता है जब देश में शांति और स्थिरता हो। जरा सोचिए, कोई भी कंपनी या कोई भी इनोवेटर एक असुरक्षित माहौल में निवेश क्यों करेगा? आंतरिक स्थिरता ही असल में प्रगति की नींव है। और अंत में भारत का जो संकल्प है वो इस एक बयान में साफ झलकता है। ये उन सभी ताकतों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज जब युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और लड़ाई दिमाग और विचारधारा के स्तर पर लड़ी जा रही है, तो क्या एक एकजुट समाज ही हमारा सबसे बड़ा और अंतिम हथियार है? इस पर सोचना जरूरी है। धन्यवाद।